हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर डिस्पोजेबल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। नीचे ए पढ़ेंगे, बरी द वेस्ट विद इन रॉक्स डीप बिलो द अर्थ सर्फेस। बी, शूट द वेस्ट इनटू स्पेस। सी, बरी द वेस्ट अंडर अंटार्कटिक आइस कवर। या डी, डंप द वेस्ट विद इन रॉक्स अंडर ओशन। तो चारों ऑप्शन एनसीईआरटी से मैच करेंगे। रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में एनसीईआरटी पैराग्राफ है, जो रेड अंडरलाइन को पढ़ेंगे। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड दैट स्टोरेज ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आफ्टर सफिशिएंट प्री ट्रीटमेंट शुड बी डन इन सुटेबल शील्डेड कंटेनर्स बरीड विद इन द रॉक्स अबाउट 500 मीटर डीप बिलो द अर्थ सरफेस। यानी उसको रॉक्स के अंदर दबा देना चाहिए 500 मीटर ज़मीन की सरफेस के अंदर, और उससे पहले उसको कंटेनर्स के अंदर डालना चाहिए और प्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ए ऑप्शन है, जिसके अंदर वो लिखा हुआ है कि रॉक्स के अंदर दबाएं उसको अर्थ की सरफेस के अंदर। तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2019 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेज इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी पेयर ऑफ गैसेज नीचे दिए गए चारों में से रिस्पॉन्सिबल है? तो ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, बी है ओजोन एंड अमोनिया, सी है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और डी है नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो एनसीईआरटी रेफरेंस से ये पाई चार्ट देखेंगे। पाई चार्ट के अंदर क्या लिखा है? रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 60% है, फिर मीथेन 20% है, फिर सीएफसी 14% और NO2 6%। इसके बाद जो रेड सेंटर लाइन है इसके अंदर भी ये लिखा है कि अबव मेंशन गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन आर कॉमनली नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। तो यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो मेजर हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये दोनों एक साथ है? तो ए ऑप्शन है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक साथ है। तो ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेज के लिए हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2012 वाज हेल्ड इन। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वो कौन से 2012 में जब हुई थी, तो वो कौन सी जगह पे हुई थी, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए है लीमा, बी है वॉर्सो, सी है डरबन, या डी है दोहा। तो ये विकीपीडिया का पैराग्राफ है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा कि सारी कौन सी साल में कौन सी वाली कब होती हैं। तो रिसेंट वाली सारी याद कर लीजिएगा। 2012 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये 18th सेशन था इनका। ये हुई थी आपका कन्वेंशन सेंटर दोहा में। ये जो है लास्ट में लिखा हुआ है, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर दोहा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। चारों ऑप्शन में से डी ऑप्शन दोहा है, तो उसको मार्क कर देंगे। 2012 में दोहा में हुई थी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट चेंज इन द ईयर 2011 वाज हेल्ड इन। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुई थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर 2011 में कौन सी जगह पे हुई थी, यानी कौन सी कंट्री में हुई थी, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है पेरू, बी है कतर, सी है पोलैंड, या डी है साउथ अफ्रीका। तो ये विकीपीडिया से मैंने याद निकाल के रखा हुआ है आपके सामने। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, रिसेंट वाली सारे याद कर लीजिएगा, ये कभी कभार क्वेश्चन हमसे पूछ लेता है। तो देखते हैं 2011 में क्या लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP17 वाज हेल्ड इन डरबन, साउथ अफ्रीका। डेट दी हुई है, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से साल में कहाँ पे हुई थी। इसको कॉप के नाम से भी जाना जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। डी, साउथ अफ्रीका, डरबन में हुई थी। तो मार्क कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर बना के लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे। हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? द मेजर इंक्लूड्स कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसल फ्यूल्स, इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूजेज, रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज एंड स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स दिए हुए हैं, तो समझाता हूँ मैं इनको। फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल कम करना, एफिशिएंसी से एनर्जी का इस्तेमाल करना, डिफॉरेस्टेशन कम करना, पौधे लगाना, और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करना या उसको रोकना। तो देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं दी हुई हैं। तो रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन एंड कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ये सी ऑप्शन के अंदर एक साथ दिए हुए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसको मार्क कर दे रहा हूँ मैं। बाकी के अंदर किसी में बढ़ाना दिया हुआ है या फिर किसी और में कुछ और दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है सी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर द कंट्रोल ऑफ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में साइन किया गया था वो किस चीज़ के कंट्रोल के लिए था, यानी किसको रोकने के लिए था? तो चार ऑप्शन हमारे पास। ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, बी एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, सी रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, या डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट।
तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ है इसको पढ़ेंगे, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइंड एट मॉन्ट्रियल कैनेडा in 1987, effective in 1989 to control the emission of ozone depleting substances। यानी ये कनाडा में साइन किया गया था, उसके मॉन्ट्रियल जगह नाम की एक जगह है, ताकि ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज है जैसे CFC उसको कम किया जा सके और ओजोन को बचाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है, वो हो जाएगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को कम करने के लिए। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा, उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट MCQ सीरीज में आपका स्वागत है। जो हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2020 में, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू। स्नो ब्लाइंडनेस जो स्नो की वजह से अंधे हो जाते हैं वो अंटार्कटिक रीजन में वो किसकी वजह से होता है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए, फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड्स इन द आई बाय लो टेम्परेचर। बी, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ UVB रेडिएशन। या सी, हाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्नो। या डी, डैमेज टू रेटिना कॉज्ड बाय इंफ्रारेड रेज। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया हुआ उसको पढ़ेंगे। इन ह्यूमन आई कॉर्निया अब्जॉर्ब UVB रेडिएशन एंड अ हाई डोज ऑफ UVB कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया कॉज स्नो ब्लाइंडनेस। यानी जो UVB हो जाती है वो हमारे कॉर्निया के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, और हाई डोज जो होती है वो पोल्स पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है और स्नो ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी देखने में दिक्कत होती है। और कैटरेक्ट या ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं या परमानेंट डैमेज हो सकता है कॉर्निया को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। स्नो ब्लाइंडनेस होती है UVB की वजह से, क्योंकि कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होता है। तो उसको मार्क कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।